पहाड़ों की खामोश ढलवानों पर एक ऐसा भी घर था जहां पत्थरों की दीवारों में कई अनकहे राज छुपे हुए थे। उस घर में रहने वाला एक लड़का बाकी सबसे मुख्तलिफ था और उसका बाप, जिसके हाथों में जाल और आंखों में सख्ती बसी थी, उसके दिल की नरमी को कभी समझ न सका। फिजा में कुछ ऐसा था जो मामूली नहीं था, जैसे किस्मत दोनों को एक ऐसे राज की तरफ ले जा रही हो जो बरसों से छुपा हुआ था। सेब, अखरोट, नाशपाती, बादाम, शफ्तालू, आलू बुखारा, पहाड़ की ढलवान तरह तरह के पेड़ों से ढकी हुई थी। हवाएं फूलों की खुशबू से बोझल रहती और पत्थरों से बहता हुआ ठंडे पानी का चश्मा, जिसके एक ही घूंट से प्यास मिट जाती, आगे चलकर दूसरे चश्मों के पानियों से मिलकर इतना ताकतवर हो जाता कि उसके जोर से पनचक्की चलने लगती। गनी का घर उसी ढलवान पे था। दीवारें अनघड़े पत्थरों और गारे से चुनी हुई थी। लकड़ी की टेढ़ी मेढ़ी कड़ियों पर चटाइयों की छत थी, जिसे गारा और भुस से लीप दिया गया था। उसकी माँ दिन रात काम में लगी रहती। उनके पास इतनी जमीन नहीं थी कि चावल या मकई उगा सकें। पत्थरों के दरमियान जमीन के छोटे छोटे हाथ या 1.5 हाथ के टुकड़े थे। किसी टुकड़े में आलू, किसी में प्याज, कहीं अदरक और कहीं शलजम, और कभी कभी वो चंद दाने मटर के भी डाल देती थी। गनी का बाप चाचा चिड़ी मार के नाम से मशहूर था। तरह तरह के परिंदे पकड़ के वो उन्हें मंगल के दिन लगने वाले मेले में ले जाता। अगर कोई आम चिड़िया भी उसके जाल में फंस जाती तो वो उसे भी रंग में डुबोकर तितलियों के पिंजरे में बंद करके बेच आता। कहीं चिड़ियों के लिए जाल, कहीं लोमड़ियों के लिए फंदे। वो मरे हुए गीदड़ों, गुलहरियों और खरगोशों तक को नहीं छोड़ता था। उनकी खालों को नमक लगाकर खुश्क करता और सयाहों के हाथ बेच आता। ये देखकर गनी को बहुत दुख होता और जब भी उसे मौका मिलता वो जानवरों को आजाद कर देता। गनी की शक्ल सूरत और आदतें अपने घर वालों से नहीं मिलती थीं। इसने बड़ी बूढ़ी औरतों को अपने बारे में कहते सुना था कि ये लड़का किसी बड़े घराने का लगता है और ये चिड़ी मार इसे कहीं से उठाकर लाया है। उसकी शक्ल सूरत वादी जाफरान के लोगों से मिलती है। लेकिन गनी ने जब से आंख खोली थी यही माहौल देखा था। वो चिड़ी मार ही को अपना बाप समझता था। रोज रोज ये बातें सुनकर उसने एक दिन माँ से पूछ ही लिया, माँ, क्या मैं पहाड़ों के उस पार किसी वादी का रहने वाला हूँ? माँ की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो चुप रही। गनी के दिल में एक तजस्सुस और बेचैनी पैदा हो गई। उस दिन से वो हर वक्त इन्हीं ख्यालों में खोया खोया रहने लगा कि माँ बाप कौन है, मेरा घर कहाँ है। अब वो बड़ा हो रहा था और उसके दिल में इस तरह के सवालात पैदा होना एक लाजमी बात थी। खाने पीने की उसे फिक्र नहीं थी। कभी मटर भर चने खाकर चश्मे का पानी पी लिया तो कभी हवा के झोंकों से गिरे हुए फल खा लिए। खरगोशों के भट्ट, गुलेरियों और परिंदों के घोंसले, शहद के छत्ते, उसके इर्द गिर्द एक दुनिया आबाद थी जो उसे चिड़ी मार के गुस्से भरी आंखों और माँ के उदास चेहरे से बेखबर कर देती थी। चिड़ी मार फंदे लगाने के मौसम में सुबह सवेरे ही घर से निकल जाता था ताकि अगर कोई जानवर फंसा हो तो उसे कोई दूसरा शिकारी या रागीर न ले उड़े। मगर जब फंदा या जाल खाली मिलता तो उसके गुस्से की इंतहा न रहती। एक दिन वो सुबह सवेरे घर से निकल गया था। पत्तों और फूलों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह झिलमिल कर रही थीं। अचानक उसका कहका दूर से गूंजा और फिर वो कहके पर कहके लगाता चला गया। कहकों की आवाजें घर तक पहुंची। गनी की माँ ने गनी से कहा, ऐसा लगता है जैसे कोई मोटा शिकार फंस गया है तुम्हारे बाप के जाल में। पर मुझे क्या और तुझे क्या, वो 2-3 रोज में जेबें झाड़ के लौट आएगा। मैं तो पनचक्की पर जा रही हूँ मकई पीस लाऊं। तू अच्छे अच्छे फल इकट्ठे करके सराय ले जा। सैलानी लोगों को ताजा फल खाने का बहुत शौक होता है और सस्ते फल देखकर कभी कभी तो इतने खा लेते हैं कि पेट में दर्द होने लगता है। कोई उनसे पूछे कि आदमी खाने के लिए जीता है या जीने के लिए खाता है। गनी की माँ बोलने पर आती तो बोले ही चली जाती थी। समझ गया अम्मा। गनी की माँ मकई का मटका सर पर उठाए पनचक्की की तरफ चली गई और गनी अच्छे अच्छे फल लेकर सराय पहुंच गया। वहां अमीर कबीर लोगों का एक छोटा सा काफिला अभी अभी उतरा था। काफिले वाले रस भरे ताजा फल देखकर मचल गए और मांगे बगैर ही उन्होंने फल की कीमत से 4-6 गुना दुगनी रकम गनी की हथेली पर रख दी। इतनी रकम लड़के ने पहले कभी वसूल नहीं की थी। वो अपनी खुली हथेली को तकता रह गया। दाम कम है शायद, खरीदार ने ये कहते हुए उतनी ही रकम और गनी की हथेली पर डाल दी। गनी कहने लगा, नहीं साहब, मैं तो सोच रहा था कि आपने मुझे बहुत ज्यादा पैसे दे दिए।
खरीदार कहने लगा, ये तुम्हारी दयानतदारी और शराफत का इनाम है। गनी ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया और घर की जानिब चल दिया। घर पहुंच के इसने फलों से मिलने वाले पैसे मिट्टी के एक कूजे में डाल दिए। कूजा इसने दीवार में एक पत्थर के पीछे छुपा रखा था। अचानक उसे परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। पैसे कूजे में रखने के बाद वो झोपड़े से बाहर आ गया और पेड़ के नीचे पत्थर पर सर रखकर लेट गया। परों की फड़फड़ाहट उसके लिए कोई अनोखी बात नहीं थी। ये जानते पूछते भी कि यहाँ चिड़ी मार रहता है। चिड़िया, तोते, कबूतर और कव्वे वहाँ उड़ते रहते थे। और परिंदों का क्या है, फुर से यहाँ और फुर से वहाँ। वो उनकी आवाजों से भी वाकिफ था। लंबी दुम वाली कालची, सुर्ख चोंच और सब्ज परों वाली बिंदिया, लंबी चोंच और सुरमई बदन वाली चीकू और बटेर से बड़ी गुलदम, ये सब नाम उसने खुद सोचे थे और वो उनकी आवाजें पहचानता था। लेकिन ये आवाज इसने पहली मर्तबा सुनी थी, जैसे कोई फरियाद कर रहा हो। गनी चौंक पड़ा। उससे कुछ ही दूर शाख पर एक चिड़िया बैठी थी, उसकी छोटी उंगली से भी छोटी। उसका रंग सफेद था, बर्फ की तरह सफेद चोंच और पंजे सुर्ख, आंखें काजल भरी बादामों की तरह, जिनके अंदर के गोशों से आंसुओं की सी दो लकीरें बह रही थीं, बिल्कुल काली, जिस तरह लहू जमकर काला हो जाता है। लेकिन वो लहू नहीं था। चिड़िया की रंगत ही ऐसी थी कि गनी के बदन में सनसनी दौड़ गई। वो उठ के बैठ गया। रोती चिड़िया उसने कभी नहीं देखी थी। इसने चिड़िया को प्यार से पुचकारा। चिड़िया नीचे की शाख पर उतर आई। शायद किसी की पालतू है, गनी ने दिल ही दिल में कहा और हाथ बढ़ाकर फिर पुचकारा। चिड़िया उसकी उंगली पर आकर बैठ गई। चिड़िया का दिल धक धक कर रहा था और बदन जैसे आबशार के नीचे तिनका रवां दवां लरज रहा था। और चोंच से हर सांस के साथ फरियाद की सी आवाज बुलंद हो रही थी, जैसे कह रही हो कि बचाओ बचाओ। गनी ने सोचा, हो ना हो इसे किसी शरीर बच्चे ने तंग किया है या कोई बिल्ली इस पर झपटी है, और हो ना हो आंखों के नीचे बहती हुई लकीरें आंसू ही हैं, जैसे बरसात के बाद पहाड़ी नदियों और आबशारों के निशान। गनी को उस पर बहुत तरस आया। वो एक कटोरी में पानी और एक कटोरी में बाजरा ले आया। चिड़िया ने अपनी चोंच पानी में डबोई, लेकिन एक ही कतरा पीने के बाद फिर बाहर निकाल ली और डरी हुई नजरों से इधर उधर देखने लगी, जैसे कोई उसे पकड़ने के लिए छुपकर तो नहीं बैठा। गनी ने इसके परों पर प्यार से उंगली फेरते हुए कहा, डरो नहीं प्यारी चिड़िया, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं। जिससे खतरा हो सकता था वो भी घर से बाहर है। चिड़ी मार मेरा बाप, मगर वो मेरा बाप नहीं हो सकता। चिड़िया, मैंने अपनी शक्ल बार बार पानी में देखी है, हमारी शक्लें ही नहीं मिलती। पानी पीने और ठंडे साए में जरा देर सस्ताने के बाद नन्ही चिड़िया में जान सी पड़ गई। वो फड़फड़ाई। चिड़िया एक लम्हे के लिए गनी के सर पर हवा में एक ही जगह उड़ती रही, फिर चंद गज पहाड़ों की जानिब जाकर दोबारा वापस लौट आई और गनी की ढीली आस्तीनी चोंच से पकड़कर खींचने लगी, जैसे कह रही हो कि उठो और मेरे साथ चलो, तुम्हारे बारे में लोग ठीक ही कहते हैं। इतने में गनी की माँ आटा पीस कर ले आई और कहने लगी, आज औरतें ज्यादा नहीं थी बेटा, बारी जल्दी आ गई थी। गनी ने आटे का मटका माँ के सर से उतारा और चूल्हे के पास ही ईंटों पर रखकर बाहर आ गया। उस दौरान चिड़िया पत्तों में छुप गई और गनी माँ से ये कहता हुआ पहाड़ों की जानिब चल पड़ा कि मैं जरा काम से जा रहा हूँ, अम्मा देर हो जाए तो फिक्र मत करना। चिड़ी मार परिंदे पकड़कर दूसरे गांव में बेचने चला गया था। गनी के लिए ये अच्छा मौका था। वो पहाड़ों के उधर वादी तक पहुंचना चाहता था। चिड़िया उसी तरफ इशारा कर रही थी। जाते वक्त उसे माँ पर बहुत तरस आया, लेकिन उसके दिल में तो अपने घर और अपने माँ बाप की ख्याली तस्वीर थी और वो उसी की तलाश में जा रहा था। चिड़िया पर फड़फड़ाती उसके आगे आगे उड़ रही थी। कभी कभी वो सस्ताने के लिए किसी सायादार पेड़ या चट्टान के साए में बैठ जाती। थोड़ी देर बाद दोनों फिर चल पड़ते। चलते चलते सूरज उनके पीछे पहाड़ों की सलवटों में छुप गया और चांद किसी पेड़ की चोटी से नमूदार हुआ। अभी और कितना रास्ता बाकी है चिड़िया, मेरे तो पाँव में छाले पड़ गए हैं। चिड़िया ये सुनकर फड़फड़ाई और उसके हलक से एक ऐसी आवाज आई, घबराओ नहीं। ये कहकर वो जंगल में गायब हो गई। इधर गनी अकेला, कोई चीता या रिछाकर न दबोच ले। लेकिन पहाड़ों में रहते रहते और चिड़ी मार को दरिंदों से मुकाबला करते देखकर गनी का डर जाता रहा था। अलबत्ता सांपों से वो हमेशा होशियार रहता था और लचकदार मोटी शाखों से अब तक वो कई सांप मार चुका था। लेकिन सफेद नाग इसने सपेरों के पास भी कभी नहीं देखा था। मगर अचानक वो न जाने कहां से बरामद हो गया
10 कदम के फासले पर दुम पर फन फैलाए खड़ा था। 2 शाखा जबान लहराता हुआ लाल लाल आंखों से गनी को घूर रहा था कि मौका मिले और हमला करूं। ये खतरा टालने के लिए तो कोई कांटों भरी शाख होनी चाहिए थी, जिसका दूसरा किनारा झाड़ू की तरह हो और जिसे नाक के फन पर मारा जाए। मगर गनी के पास एक मामूली सी लकड़ी के सिवा कुछ नहीं था। मजबूत और लचकदार बैद होता तो फिर भी कोई बात थी, और उसके लिए बेइंतहा तेजी की जरूरत होती, ताकि बैद ऐन हमले के वक्त नाक के फन पर पड़े। नाक की आंखों से आंखें मिलाए गनी बुत बना खड़ा रहा। इसने सुन रखा था कि सांप को ना छेड़ा जाए तो बसा औकात वो खुद ही चला जाता है, क्योंकि अगर जानवर को खतरा ना हो तो आदमी को कुछ नहीं कहता। गनी ये सोच ही रहा था कि एक तारा सा टूटा, परों की आवाज आई और देखते ही देखते चिड़िया ने नाक की दोनों आंखें फोड़ डाली। उधर गनी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर नाक का सर कुचल डाला। चिड़िया अपना कमाल दिखाने के बाद फिर गायब हो गई, लेकिन जरा सी देर में फिर वापस लौट आई। उसकी चोंच में एक शाख थी जिसके चंद पत्ते चमक रहे थे। गनी को इसमें से किसी दवा की बू आई। उधर चिड़िया ने अपनी अजीब आवाज में कुछ कहा और गनी उसके अंदाज से समझ गया कि पत्ते मसलकर पाँव के छालों पर लगाने हैं। ये पत्ते लगाने से गनी के पाँव के छाले खुश्क हो गए और पाँव में ठंडक पड़ गई। इसने पास के चश्मे से पानी पिया और चिड़िया से पूछा, चिड़िया चिड़िया अब किधर चलना है? चिड़िया फिर से उसके आगे आगे उड़ने लगी। अभी वो बहुत दूर नहीं गए होंगे कि छिदरा छिदरा जंगल यकायक अंधेरे की दीवार में तब्दील हो गया। दीवार में एक चिराग की लू नजर आई। फिर एक दरवाजा खुला और आवाज आई, चले आओ गनी। रोशनी एक बहुत बड़े दरख्त के तने से आ रही थी। दरख्त का तना इतना बड़ा था कि एक बड़ा कमरा मालूम होता था। सामने सफेद दाढ़ी और सफेद भुओं वाले एक बुजुर्ग हिरन की खाल पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। गनी ने बुजुर्ग को सलाम किया। बुजुर्ग मुस्कुराए और गनी को दुआ देते हुए बोले, आओ बैठो। हमारी बहादुर चिड़िया कहाँ है? चिड़िया के परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। साथ ही वो दर्द भरी आवाज भी आई, जैसे कोई फरियाद सी हो, जिसने गनी को बेचैन कर दिया था। बुजुर्ग ने चिड़िया को मुखातिब किया और बोला, घबराओ नहीं बेटी, आजमाइश का जमाना खत्म होने वाला है। फिर बुजुर्ग ने गनी के सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा, गनी बेटा अब तुम हाथ धोकर कुछ खा पी लो, फिर सो जाओ। फजर की नमाज के फौरन बाद तुम्हें वादी जाफरान का रुख करना है। वादी जाफरान पर आजकल जादूगरों का राज है। जादूगरों ने तुम्हारी पूरी कौम को चिड़ियों में तब्दील कर दिया है। बुजुर्ग की बात सुनकर गनी चौंक पड़ा। अब चिड़िया के बजाय उसके सामने सफेद बुराक कपड़ों में उसी की उम्र की एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर उसके लबों से एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। लड़की ने तितलियों से बनी हुई एक चंगेरी उसके सामने रखी। चंगेरी में तरह तरह के फलों के बोझल में पके हुए सूंधी सूंधी खुशबू वाले मकई के चने भी थे। गनी की भूख चमक उठी, लेकिन लड़की का उदास चेहरा देखकर वो फिर अपने ख्यालात में खो गया और सोचने लगा, नामालूम ये किस अजाब में गिरफ्तार है। बूढ़ा बुजुर्ग गनी के दिल की बात भांप कर बोले, बेटा ये सब तिलसिमात है, जादू है, लेकिन मायूस होने की कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाह करो और खाने को जो कुछ मौजूद है अपनी पसंद के मुताबिक खाओ। नाइला का खानदान, इसका पूरा कबीला, सारी कौम और वादी जहाँ ये सदियों से रहते आए हैं, काले जादू में गिरफ्तार है। बहुत तकलीफ दे और खून के आंसू रुला देने वाली कहानी है, लेकिन जिस तरह कोई मर्ज लाइलाज नहीं और हर दुख की दवा मौजूद है, इसी तरह इस जादू का तोड़ भी मौजूद है और अल्लाह के हुक्म से ये काम तुम्ही को करना है। गनी खड़ा हो गया और बोला, इंशाल्लाह। शाबाश, बुजुर्ग ने कहा, लेकिन जल्दबाजी शैतान का काम है। पहले कुछ खा पी कर अपनी ताकत बहाल करो, फिर वो हालात तो मालूम करो जिनकी खातिर तुम दिन भर की मुसाफत तय करके यहाँ पहुँचे हो, और फिर सोचो कि अब क्या करना चाहिए। खाने के बाद बुजुर्ग ने नाइला की तरफ देखा और कहा, बेटी नाइला अब तुम्हारी बारी है, जबत से काम लो और गनी को बताओ कि वादी जाफरान पर क्या गुजरी। नाइला ने इस तरह सुनाना शुरू किया। वादी जाफरान इंसानों की सरजमीन थी। उसकी बुलंदियों पर बादलों में लिपटी हुई बर्फपोश चोटियां थीं। ढलवानों पर नरगिस और बनफशा के फर्श थे। चरागाहों में जाफरान, बाग में शहद से मीठे फल और खेतों में लंबे लंबे चावल थे। पेट भरना हमारे लिए सबसे मुश्किल काम था। हमारी नदियों में बहाव के खिलाफ तैरने वाली मछलियां थीं
और शिकारगाहों में खुद ही जाल में चले आने वाले परिंदे थे। और हुनरमंदों का ये हाल था कि बेहतरीन शालें, कालीन और गालीचे बनाते मुसव्विर पत्थरों, फूलों और सोने चांदी के रंगों से ऐसी ऐसी तस्वीरें बनाते कि अकल दंग रह जाती। लकड़ी का काम करने वाले हुनरमंद अखरोट के तख्ते खोद खोद कर ऐसे ऐसे नक्शे उभारते जैसे बाग खिला हुआ हो। लोग सूरत के अच्छे, सीरत के प्यारे, जंग जाने ना झगड़ा, जिधर जाओ सुख का सांस लो, चोरी ना डाका, दंगा ना फसाद, चौकी ना पहरा। सौदागर आते और खरीदो फरोख्त के बाद खुशी खुशी वादी के वाहिद दर्रे से लौट जाते। लेकिन एक रोज क्या हुआ कि वादी की एक जानिब संगलाख पहाड़ धमाके से फटा। हालांकि इस पर पहाड़ी बकरा भी नहीं चढ़ सकता था। सारी वादी लर्ज उठी जैसे जलजला आ गया हो। लोग घरों से निकल आए। क्या देखते हैं कि पहाड़ फट के एक देवकामत गार बन गया जिसके आर पार आग का दरिया बह रहा है। साथ ही धूल, डफली, बड़े बड़े घुंघों और जानवरों के सींगों से बने हुए फूंक के बाजों, नौबतों और नकारों की आवाजों का एक तूफान उमड़ आया। आग उगलते, चिटाने लड़खड़ाते, धारते चिंगारते हाथियों, लंगूरों, बिन मांसों और बंदरों का एक लश्कर वादी में दाखिल हो रहा था। उसके आगे आगे गले में सफेद और काले सांपों की माला पहने एक जादूगरनी झाड़ू पर सवार उड़ती चली आ रही थी। उसका झुर्रियों भरा चेहरा देख के कीड़ा खाए हुए छुआरे का ध्यान आता था। जलूस के दरमियान एक बहुत बड़ा हाथी, पहाड़ जैसा, नीला और काला, जिसके होदज में जादूगरों का देवता बैठा हुआ था। उसके गले में बिच्छुओं, केकड़ों और गिरगिटों और खोपड़ियों के हार थे। उसका एक हाथ संगचूर नाग के फन पर था, दूसरे हाथ से वो मूंछों को ताव दे रहा था। उसकी मूंछें जो बटी हुई रस्सी की तरह उसकी भुवों से लग जाती थीं और सबसे पीछे नंग धड़क बंदरों और बोनों का गुराता हुआ हजूम था। इन जालिमों के आते ही वादी में कयामत आ गई। दरख्त पेड़ों से, मकान बुनियादों से और चट्टानें पहाड़ों से अलग हो गईं। जादूगर एक ऊंचे टीले पर बैठकर बुड़बुड़ाने लगा। जादूगरनी झाड़ू पर बैठी इलाके पर उड़ रही थी। जहां जहां से वो गुजरती धुएं और चिंगारियों की लकीर खिंच जाती। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। बिन मानस उन पर लपक रहे थे। औरतें और बच्चों के चेहरों से कलेजा मुंह को आता था। इतने में जादूगरों के हलक से एक लर्जा खेज कहका बुलंद हुआ और उस कहके की आवाज खत्म होते होते वादी जाफरान में सदियों से आबाद कौम चिड़ियों में तब्दील हो गई। कब्जे से पहले जादूगरनी अपने गधे जैसी आवाज में ये कहती हुई जगह जगह उड़ती फिर रही थी कि जादूगर देवताओं का सबसे बड़ा देवता है। इसके नाम का नारा लगाओ और इसके सामने माथा टेको, वरना तुम्हें परिंदों में तब्दील कर दिया जाएगा और तुम पर शिकारी परिंदे छोड़ दिए जाएंगे। ये कहकर नायला चुप हो गई। बुजुर्ग ने कहा, घबराओ नहीं बेटा, ये जादूगर का असर हमेशा के लिए दूर करना अब तुम्हारा काम है। नेक दिल लड़के, अब तुम्हारी बहादुरी और हिम्मत के इम्तिहान का वक्त करीब आ रहा है। नायला बड़ी मुश्किल से जान बचाकर अंधेरी रातों को शाखों और चट्टानों की दरारों में छुपती यहाँ पहुंची थी। नायला जब तक मेरे पास होती है जादू इस पर असर नहीं करता, लेकिन यहाँ से निकलते ही ये दोबारा चिड़िया बन जाती है। अब तुम ही जादू का ये कारखाना तोड़ सकते हो जिसने वादी जाफरान को वीराना और उसके बाशिंदों को चिड़ियों में तब्दील कर दिया है। बुजुर्ग ने चंद लम्हे खामोश रह के बदले हुए लहजे में कहा, लड़के, तू इस कौम के सरदार का बेटा है। तो इस वाक़े से चंद रोज पहले एक मेले के दौरान अपने बाप से बिछड़ के चिड़ी मार के हत्थे चढ़ गया था। अब तू ही अपनी जान खतरे में डालकर वादी जाफरान की जिंदगी फिर से बहाल कर सकता है। गनी खड़ा हो गया और पुरजोश अंदाज में कहने लगा, मैं अपनी जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करूंगा। गनी पूरी रात सो नहीं सका। अगली सुबह उसे वादी जाफरान का रुख करना था। रात के आखिरी पहर में बुजुर्ग ने उसके बाजू पर तावीज बांधते हुए कहा, यह कलाम इलाही है, ये तुझे हर आफत से महफूज रखेगा। और ये रास्ते के लिए खाना है, नमक की डली और जौ के दाने हैं। रास्ते में कदम कदम पर चीते मिलेंगे। बस ये देख लेना कि पानी गदला ना हो। फूटते चश्मों पर जादू का असर नहीं होता। और ये रही कमान, ये रहा तीर। हाँ, सिर्फ एक तीर। इसका कमाल तुझे वादी में पहुंचकर मालूम होगा। लेकिन याद रख कि खुदा भी उसी की मदद करता है जो हिम्मत न हारे और अल्लाह पर भरोसा रखने के साथ साथ अपनी अकल और हिम्मत से भी काम ले। ये थैली तेरे कंधे पर लटका रहा हूँ,
इसमें राई से बारीक दाने भरे हुए हैं। ये तिलस्म तोड़ने के लिए हैं। रास्ते में जहां जहां चोटियों के बिल नजर आए, हथेली पे चंद दाने निकालकर उनमें डालते जाना, लेकिन रास्ते में रुकना नहीं। सिर्फ वहीं पहुंचकर रुकना जहां वादी के आखिरी किनारों पर चनारों के झुंड नजर आए। चनारों के पत्ते खून की तरह सुर्ख होंगे। वहां जादू से महफूज एक चट्टान जाय नमाज की तरह नजर आएगी। पास ही चश्मा है, उस पर बैठ जाना, फिर देखना कि जादू किस तरह टूटता है। नाइला तेरे चचा की बेटी है। बेचारी चिड़िया, ये तुझे राह दिखाएगी। गनी ने बुजुर्ग को झुककर सलाम किया और अलविदा कहकर गार के दहाने की तरफ बढ़ गया। रुक जाओ, बुजुर्ग ने कहा, अभी तुम्हें पत्तों का लिबास पहनना है ताकि तुम उन्हें नजर ना आ सको। इस दरख्त के पत्तों की खुशबू जिसकी खूह में हम बैठे हैं, जादूगरों की फौज को बेहोश कर देगी। अच्छा अब जाओ, अल्लाह निगहबान। जंगल से निकलते ही गनी ने देखा कि वो एक नदी के किनारे खड़ा है, लेकिन कोई पुल है न कश्ती। गनी को तैरना आता था, लेकिन नदी का पाट बहुत चौड़ा था। वो सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। इतने में इसने देखा कि नदी में बड़े बड़े दरख्तों के तने आहिस्ता आहिस्ता बहते चले आ रहे हैं। चिड़िया फुर से उड़ी और बहते हुए दरख्तों के तनों पर भुदकने लगी। गनी समझ गया कि चिड़िया उसे क्या बात समझा रही है। वो मुस्कुराया और आहिस्ता से पानी में उतर गया और बहती हुई लकड़ियों का सहारा लेते हुए नदी के दूसरे किनारे पहुंच गया। आसमान साफ था। वो आगे बढ़ा। तेज हवा ने जल्दी उसके कपड़े खुश्क कर दिए। वो एक खाई के किनारे पहुंच चुका था। नदी की तरह उस पार जाने के लिए वहां भी दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं था। खाई के एक तरफ बड़े बड़े पत्थर थे और दूसरी जानिब ऊंचे ऊंचे दरख्त। सोचते सोचते गनी को उस डोरी का ख्याल आया जो बुजुर्ग ने उसकी कमर के साथ लपेट दी थी और कहा था कि काम आएगी। ये डोरी देखने में तो उसकी छोटी उंगली से भी पतली थी, लेकिन इसने खींचकर देखा तो उंगलियों पर निशान पड़ गए। कोई 100 हाथ लंबी डोरी खोलने में देर लगती है, लेकिन चिड़िया ने इसका एक सिरा चोंच में दबा लिया और उसके गिर्द तेजी से फड़फड़ाने लगी। डोरी उसके पांव में एहतियात से बनाए हुए दायरे की तरह पड़ी हुई नजर आई। गनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरा भी जवाब नहीं शहजादी। अब यूं करते हैं कि मैं डोरी के एक सिरे को इस पेड़ के तने के गिर्द 2-3 चक्कर देकर गिरा लगाता हूँ। तो इसका दूसरा किनारा खाई के उस पार काले पत्थर के गिर्द घुमा कर ले आ और इस हिसाब से ला कि दूसरा सिरा दरख्त के साथ 2-4 गिरहें लगाने के लिए बाकी बच जाए। डोरी अब एक तरह का रस्सा बन गई। बोझ भी उठाएगी और हाथ भी नहीं काटेगी। डरने की कोई बात नहीं शहजादी चिड़िया। तमाशा दिखाने वाले नट भी इसी तरह अपने करतब दिखाते हैं। गनी रस्सी के सहारे लटक गया और आहिस्ता आहिस्ता खाई के उस पार पहुंच गया। गनी ने खतरनाक खाई खैरियत से पार कर ली। उधर चिड़िया ने अपनी चोंच से दरख्त से बंधी हुई डोरी की गिरहें खोली और थोड़ी ही देर में डोरी फिर गनी के गिर्द लिपट गई। पहले नदी, फिर खाई, जगह जगह रुकावटें थीं और कदम कदम पे खतरा था। एक मर्तबा बर्फ का एक पहाड़ नजर आया, शीशे की तरह चमकता हुआ। उसके कान में चिड़िया की आवाज आई और वो कमान को तार की चोंच से छेड़ने लगी। समझ गया, गनी ने कहा, मुझे भी यही बात सूझी थी। वो बर्फ के पहाड़ से काफी पीछे हट गया, फिर कमान से पहाड़ के मरकज का निशाना बांधकर तीर पहाड़ की जानिब छोड़ दिया। तीर का लगना था कि पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ा। गनी हैरान था कि एक छोटे से तीर ने इतना बड़ा तिलस्म कैसे तोड़ दिया कि पहाड़ रुई के बड़े गिद्धों में तब्दील हो गए। साथ ही उसे फिर तीर का ख्याल आया और कोई चीज हल्की सी आवाज के साथ इसके पास आकर गिरी। पहाड़ का तिलस्म तोड़ने के बाद तीर फिर अपने कमाल दिखाने के लिए मौजूद था। इसने फिर चिल्ले पर चढ़ाया और गिद्धों के एक बहुत बड़े गोल पर निशाना बांधकर खड़ा हो गया। गिद्ध शायद टोलियां बनाए उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। तांत गूंजी और गनी क्या देखता है कि हवा में पहुंचते ही एक तीर से 20 छोटे छोटे तीर निकलकर गिद्धों का पीछा कर रहे हैं। आसमान गिद्धों से पाक हो गया। तीर फिर उसके कदमों में वापस लौट आया, लेकिन चिड़िया क्या कर रही थी? उसकी आवाज में फिर वही फरियाद गूंज रही थी जो गनी ने पहली बार सुनी थी और जिसमें इतना दुख था कि वो मुंह उठाए उसके साथ हो लिया था। वो समझ गया। चिड़िया गोते लगा लगा कर कह रही थी कि नीचे देखो, वादी ज़ाफ़रान आ गई है। वादी में जगह जगह मवेशियों के ढांचे बिखरे पड़े थे। उसकी झील जोड़ों में तब्दील हो चुकी थीं और दरियाओं के दहाने आंसू भरी आंखों की तरह रस रहे थे। बाग वीरान थे, खेतों में खाक उड़ रही थी
घर सुनसान थे। उनके पास से गुजरते वक्त महसूस होता जैसे इनकी छत की कड़ियों और शतीरों और बाहर दरख्तों, पत्तों और चट्टानों की दरारों में चिड़ियां छुपी हुई हैं। खानदान, कबीले, कौम, बूढ़े बच्चे, मर्द, औरतें, सभी को जादू से परिंदे बना दिया गया था और अब वो घोंसलों में सहमे हुए पड़े थे और शहजादी चिड़िया फरियाद कर रही थी। देख लिया गनी? गनी के मुंह में कड़वाहट घुल गई, लेकिन उसे यूं लगा जैसे वो बुजुर्ग जिन्होंने उसे वादी जाफरान के कैदियों को छुड़ाने और तिलस्म तोड़ने के लिए भेजा था, उसके कान में कह रहे हैं, हिम्मत से काम लो बेटा और आगे बढ़ो। अब तुम्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि जादूगरों का एक भी लश्कर होशियार हो गया तो तुम्हारी कौम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, घरों और पनाहगाहों में घुटकर मर जाएगी। उसे हुक्म था कि रास्ते में रुकना नहीं, सिर्फ अपने काम से काम रखना। तुम्हारी मंजिल सुर्ख चनारों का झुंड है। वहां पहुंचकर इसने वादी पर निगाह डाली। उसे उन जगहों पर आतिशबाजी के अनार फूटते नजर आए जहां जहां से वो गुजरा था, लेकिन देखते ही देखते अनार सुर्ख चोटियों की कतारों में तब्दील हो गए और अफरीतियों की जानिब बढ़ने लगे। फिर लम्हों में उड़ते, रेंगते और भिन भिनाते हुए चींटियों और पतंगों ने जादूगरों के लश्करों को अंगारों पर धर लिया। अफरीतियों के कानों, हाथियों की सूंडें, जादूगरनी के जोड़े और जादूगर के नथने, हाथ पांव, पेट, पंजे, नाक, मुंह, बदन का कोई हिस्सा चोटियों के दांतों से महफूज नहीं था। वो एक दूसरे से उलझ पड़े। पंजे और चोंचें, दांत और टकरें, चिंगाड़े और धाड़ें और चीखें, उलझते और चीर फाड़ करते अज़ा और खून के फवारों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। हत्ता के एक एक करके सब एक दूसरे के हाथों तबाह हो गए। अब उनकी जगह हड्डियों के ढेर बिखरे पड़े थे और बिलों से निकलने वाले चूंटे गायब हो चुके थे। फिर बादल गरजा, बारिश के भाले सुनाई दिए और अफरीतियों, जादूगरों और उनके लश्करों की हड्डियां गहरे गढ़ों में बह गईं। सहमे हुए परिंदों की जगह इंसानों की चहल पहल नजर आने लगी। चश्मे छलक उठे और पानी में रंग बरंगे परिंदे लौट आए। बिछड़े हुए अजीज फिर मिल गए। खानदान और कबीलों की रौनकें लौट आईं। गनी को अपने माँ बाप मिल गए और उसके चचा को अपनी बेटी नायला मिल गई, लेकिन गनी अब भी नायला को चिड़िया कहकर पुकारता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, हिम्मत और नेकी कभी रायगा नहीं जाती। जो दिल से दूसरों का भला चाहता है, कुदरत खुद उसकी मदद करती है और रास्ते आसान कर देती है। इंसान की असल पहचान उसके अमाल से होती है, ना कि उसके हालात से। और याद रखो, मुश्किल से मुश्किल जादू भी टूट जाता है अगर इरादा मजबूत और नीयत साफ हो। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और मजीद इसी तरह की किस्से कहानियां देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।